गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। स्वागत। आज हम एक पहेली सुलझाने जा रहे हैं। अच्छा। आप एक ही शहर में कोका कोला की बोतल हर गली के नुक्कड़ पर खरीद सकते हैं, लेकिन एक एप्पल आईफोन खरीदने के लिए आपको कुछ चुनिंदा स्टोर्स पर ही जाना पड़ता है। सही बात है। और अगर एक रोलेक्स घड़ी खरीदनी हो तो शायद पूरे शहर में बस एक ही दुकान मिले। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत ही मजेदार सवाल है ना? एक चीज इतनी आसानी से मिल जाती है और दूसरी इतनी मुश्किल से। और इसका जवाब बिजनेस की दुनिया के उन अदृश्य रास्तों में छिपा है जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या वितरण माध्यम कहते हैं। वितरण माध्यम। हाँ। ये सिर्फ सड़कें या रास्ते नहीं है। ओके। ये एक पूरी रणनीति है कि कोई कंपनी अपने उत्पाद को ग्राहक तक कैसे पहुंचाएगी। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं रास्तों का, कह सकते हैं, नक्शा खोलकर देखेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि ये सिर्फ ट्रक और गोदामों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संबंधों, जोखिम और जानकारी का एक जटिल जाल है। चलिए इस जाल की पहली गांठ खोलते हैं और समझते हैं कि इस सिस्टम की असल बनावट क्या है। हाँ, और इस बनावट के केंद्र में हैं बिचौलिए या इंटरमीडियरीज। बिचौलिए, मिडलमैन, ये वो किरदार हैं जो निर्माता और ग्राहक के बीच की खाई को पाटते हैं। जैसे थोक विक्रेता जो बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं, और खुदरा विक्रेता यानी हमारी गली की दुकान जो हमें एक एक सामान बेचती है। एग्जैक्टली। लेकिन एक मिनट, आज के इंटरनेट के जमाने में जब हर कोई कट आउट द मिडिल मैन की बात करता है, हाँ, ये बहुत सुना है, ताकि सामान सस्ता मिले, तो हाँ। क्या ये बिचौलिए आज भी उतने ही जरूरी हैं? स्रोत कहता है कि ये मूल्य जोड़ते हैं, पर इसका मतलब सिर्फ सामान को महंगा करना नहीं है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, हर बिचौलिया अपना मार्जिन रखता है जिससे अंतिम कीमत बढ़ती है। हाँ। लेकिन यहाँ मूल्य का मतलब सिर्फ कीमत नहीं बल्कि सुविधा है। वो कई तरह की दूरियां कम करते हैं। सोचिए, एक फैक्ट्री हरियाणा में है और आपको उसका बनाया एक साबुन मुंबई में चाहिए। तो बिचौलिए इस भौगोलिक दूरी को कम करते हैं। वो एक साथ लाखों साबुन बना रही कंपनी और एक साबुन खरीदने वाले ग्राहक के बीच की मात्रा की दूरी को भी कम करते हैं। अच्छा, मतलब क्वांटिटी का गैप। हाँ, क्वांटिटी का गैप। और ये सिर्फ सामान का एक तरफा बहाव नहीं है ना। स्रोत में एक दिलचस्प बात कही गई है कि इस चैनल में जानकारी भी दोनों तरफ बहती है। बिल्कुल, और मेरे हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। रिटेलर या दुकानदार सिर्फ सामान नहीं बेचता, वो निर्माता की आंख और कान भी होता है। वो बताता है कि ग्राहक क्या मांग रहे हैं, कौन सा कॉम्पिटिटर नया प्रोडक्ट लाया है, या किस स्कीम पर लोग ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वाह! ये जानकारी किसी भी कंपनी के लिए सोने की खान है। बिना इस दो तरफा सूचना प्रवाह के एक निर्माता बाजार से पूरी तरह कट जाएगा। तो ये साफ है कि ये बिचौलिए सिर्फ सामान इधर से उधर नहीं करते। लेकिन अगर हम इसे और बारीकी से देखें तो वे असल में निर्माता के लिए कौन कौन से काम कर रहे हैं? अच्छा सवाल है। मतलब अगर ये ना हो तो एक कंपनी को क्या क्या खुद करना पड़ेगा? सूची काफी लंबी है, लेकिन कुछ काम बहुत ही बुनियादी और जरूरी हैं।
सबसे पहला और शायद सबसे अनोखा काम है ब्रेकिंग बल्क। ब्रेकिंग बल्क? यह सुनने में थोड़ा अजीब है, इसे थोड़ा और खोलकर बताइए। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पानी का बड़ा टैंकर है। ठीक है। निर्माता उस टैंकर को भरता है, लेकिन आपको घर पे पीने के लिए पूरा टैंकर नहीं बल्कि एक बोतल पानी चाहिए। जाहिर है। तो थोक विक्रेता उस टैंकर से पानी लेकर उसे हजारों बोतलों में भरता है और खुदरा विक्रेता यानी आपके पास की दुकान उस एक बोतल को आप तक पहुंचाती है। अच्छा। यही ब्रेकिंग बल्क है, बड़े पैमाने पर हुए उत्पादन को छोटी ग्राहक अनुकूल मात्रा में तोड़ना। यह सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में ये पूरी सप्लाई चेन की नींव है। बिल्कुल। अगर ये एक कदम भी गलत हो जाए तो क्या पूरा सिस्टम ढह सकता है? ढह सकता है। अगर ब्रेकिंग बल्क ठीक से ना हो तो या तो दुकानों पे सामान ही नहीं होगा या फिर निर्माता के गोदाम भरे रह जाएंगे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा काम है जो ये बिचौलिए करते हैं, जोखिम उठाना, रिस्क बेयरिंग। जोखिम? किस तरह का जोखिम? कई तरह के। जब एक थोक विक्रेता किसी कंपनी से 1 करोड़ का माल खरीद लेता है तो वो माल अब उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा। अगर वो चोरी हो जाए, आग में जल जाए या फैशन बदलने की वजह से पुराना हो जाए तो ये सारा नुकसान उस बिचौलिए का है, निर्माता का नहीं। निर्माता का नहीं? नहीं, निर्माता तो अपना पैसा लेकर जा चुका है। मुझे याद है कुछ साल पहले जब मैगी पर बैन लगा था। हाँ, बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन असली वित्तीय जोखिम तो वो लोग उठा रहे थे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, वही है असल जोखिम। इसके अलावा प्रमोशन, फाइनेंसिंग और सामान को स्टोर करने जैसे कई और काम भी हैं जो ये चैनल संभालते हैं, ताकि निर्माता अपने मुख्य काम पर ध्यान दे सके। हाँ, यानी कि बेहतरीन उत्पाद बनाने पर। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि ये चैनल क्या करते हैं, पर मुझे लगता है कि असली रणनीति इस चुनाव में है कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए। बिल्कुल। हर उत्पाद का अपना सफर होता होगा, है ना? ये कैसे तय होता है कि निर्माता और ग्राहक के बीच कितने लोग होंगे? हाँ, और यहीं से चैनलों के प्रकार की बात शुरू होती है। सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका है डायरेक्ट चैनल या जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता। कोई नहीं। कंपनी सीधे ग्राहक को सामान बेचती है, जैसे बाटा या नाइकी के अपने शोरूम, या फिर आजकल के D2C ब्रांड्स जो अपनी वेबसाइट से सीधे हमारे घर सामान भेजते हैं। बिल्कुल। इसका फायदा यह है कि कंपनी का ग्राहक के अनुभव पर पूरा नियंत्रण होता है और मुनाफा भी पूरा, और मुनाफे का पूरा हिस्सा भी उसी को मिलता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। क्या? इस तरह से आप देश के हर कोने तक नहीं पहुंच सकते। ये बहुत महंगा और धीमा तरीका है। सही है। तो फिर आते हैं इनडायरेक्ट चैनल, जहां बिचौलिए शामिल होते हैं। इसमें सबसे आम है वन लेवल चैनल, एक स्तरीय, जहां निर्माता और ग्राहक के बीच सिर्फ एक कड़ी है, रिटेलर, यानी निर्माता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक। हाँ, ये उन उत्पादों के लिए बहुत कारगर हैं जिन्हें खरीदने से पहले लोग देखना, छूना और समझना चाहते हैं, जैसे कि कपड़े, फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां रिटेलर एक विशेषज्ञ की भूमिका निभाता है जो ग्राहक को सही चुनाव करने में मदद करता है। और फिर आता है सबसे क्लासिक मॉडल, टू लेवल चैनल, दो स्तरीय, निर्माता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक। स्रोत बताते हैं कि हमारे रोजमर्रा के किराने के सामान यानी FMCG प्रोडक्ट्स इसी रास्ते से हम तक पहुंचते हैं। हाँ, इसका कारण है पैमाने की विशालता। हिंदुस्तानी यूनिलीवर या प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियां देश की लाखों दुकानों तक अपना सामान पहुंचाना चाहती हैं। लाखों दुकानों तक? उनके लिए हर एक दुकान से सीधा संपर्क रखना असंभव है, नामुमकिन है। इसलिए वो बड़े बड़े थोक विक्रेताओं के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं जो आगे हजारों छोटे बड़े दुकानदारों तक माल पहुंचाते हैं। ये व्यापक पहुंच का सबसे कारगर मॉडल है। इसमें एक 3 लेवल चैनल का भी जिक्र है, जिसमें एक एजेंट भी जुड़ जाता है। ये कब काम आता है? ये आमतौर पर तब होता है जब एक कंपनी किसी नए या बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश करती है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अच्छा, जैसे एक्सपोर्ट के लिए। हाँ, मान लीजिए एक भारतीय कंपनी को अमेरिका में अपना सामान बेचना है। उसे वहां के बाजार, नियम और स्थानीय थोक विक्रेताओं की जानकारी नहीं होगी। सही बात है। ऐसे में वो एक स्थानीय एजेंट को नियुक्त करती है जो निर्माता और वहां के थोक विक्रेताओं के बीच पुल का काम करता है। तो मतलब चैनल की लंबाई या उसमें कितने लेवल्स होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार कितना जटिल और बड़ा है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये इस पर भी निर्भर नहीं करता कि उत्पाद किस तरह का है? मेरा मतलब, एक चॉकलेट बार और एक लग्जरी कार एक ही तरह से तो नहीं बेची जा सकती। बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर वर्गीकरण का दूसरा तरीका आता है। अच्छा।
जो बिचौलियों की संख्या पर नहीं बल्कि वितरण की रणनीति पर आधारित है। इसे कहते हैं इंटेंसिव, सिलेक्टिव और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। पहला है इंटेंसिव यानी सघन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही लक्ष्य है, उत्पाद को हर संभव दुकान पर उपलब्ध कराना। हर जगह, हर जगह। इसे कारपेट बॉम्बिंग की तरह समझिए। जहां भी ग्राहक जाए उसे आपका प्रोडक्ट दिखना चाहिए। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, साबुन, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक इसी रणनीति पर चलती हैं। दूसरा खरीद ले। एग्जैक्टली, स्विच नहीं करने देना है। भारत में अमूल इसका एक शानदार उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। उसका दूध और मक्खन आपको बड़े सुपरमार्केट से लेकर पहाड़ों की छोटी सी दुकान तक में मिल जाएगा। एकदम सही। अब इसके ठीक विपरीत सोचिए। दूसरा तरीका है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेक्टिव मतलब चुनिंदा। हाँ, यहाँ कंपनी जानबूझकर अपने उत्पाद को कुछ चुने हुए आउटलेट्स पर ही बेचती है। यहाँ ध्यान व्यापक पहुंच से ज्यादा ब्रांड की छवि बनाए रखने पर होता है। जैसे कि स्मार्टफोन्स या ब्रांडेड कपड़े। आप हर मोबाइल की दुकान पर OnePlus या एप्पल का फोन नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते। कंपनी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसका उत्पाद सही माहौल में प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा और सही तरीके से बेचा जाए। हाँ, क्योंकि यहाँ खरीदारी सिर्फ उत्पाद की नहीं बल्कि अनुभव की भी है। और फिर आता है इस स्पेक्ट्रम का तीसरा और सबसे चरम छोर, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो नाम से ही काफी खास लगता है। और है भी। इसमें एक खास भौगोलिक इलाके में सिर्फ एक ही डीलर को उत्पाद बेचने का अधिकार दिया जाता है। सिर्फ एक? बस एक। ये सिर्फ प्रीमियम छवि बनाने के लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक दाव है। इसे आप एक तरह की व्यावसायिक शादी समझ सकते हैं। व्यावसायिक शादी? ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, क्योंकि यहाँ कंपनी और डीलर दोनों एक दूसरे की सफलता पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। अच्छा, मर्सिडीज या BMW जैसी कंपनियां एक शहर में सिर्फ एक डीलर रखती हैं। वो डीलर शोरूम, सर्विस सेंटर और स्टाफ पर करोड़ों का निवेश करता है, क्योंकि उसे पता है कि बगल में कोई दूसरा उसी ब्रांड का शोरूम नहीं खोलेगा। हाँ, उसे सिक्योरिटी है। उसे सिक्योरिटी है। और कंपनी उसे पूरा मार्केटिंग और ट्रेनिंग सपोर्ट देती है, क्योंकि उस पूरे शहर की इज्जत और बिक्री उसी एक डीलर के हाथ में है। ये आपसी विश्वास और गहरी साझेदारी का रिश्ता है। हाँ, तो कुल मिलाकर जो पहेली हमने शुरू में रखी थी उसका जवाब अब साफ हो रहा है। हाँ, कोका कोला इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करता है जिसका लक्ष्य है सर्वव्यापक होना। एप्पल सिलेक्टिव का ताकि ब्रांड का अनुभव बना रहे, और रोलेक्स एक्सक्लूसिव का ताकि उसकी विशिष्टता और कीमत बनी रहे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वितरण माध्यम सिर्फ सामान पहुंचाने का एक लॉजिस्टिकल काम नहीं है। नहीं, ये किसी भी कंपनी की मार्केटिंग और ब्रांड रणनीति का एक अभिन्न अंग है। आपका वितरण चैनल ही ये तय करता है कि बाजार में आपकी छवि क्या होगी और आप ग्राहकों से किस तरह का रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये पर्दे के पीछे की दुनिया कितनी जटिल और सुव्यवस्थित है। ये चैनल न सिर्फ निर्माता का बोझ कम करते हैं बल्कि मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाकर पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। सही कहा। इसके बिना हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वो अदृश्य इंजन है जो ये सुनिश्चित करता है कि सही उत्पाद सही समय पर, सही जगह और सही हालत में उपभोक्ता तक पहुंचे। तो इस जानकारी के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगली बार जब आप कोई भी चीज खरीदें, चाहे वो चिप्स का पैकेट हो या कोई नया गैजेट, एक पल के लिए रुककर ये सोचने की कोशिश करें कि इसका सफर कैसा रहा होगा, इस तक पहुंचने का रास्ता कैसा था, इंटेंसिव, सिलेक्टिव या एक्सक्लूसिव। और उस रास्ते ने आपके खरीदने के फैसले को और उस ब्रांड के बारे में आपकी सोच को कैसे प्रभावित किया।